जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, कल आपकी एग्ज़ाम है और इसीलिए मैं आज पेन पेपर पे बना रहा हूँ। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग में क्या क्या है जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं आपको फटाफट से करवा देता हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इन प्लेलिस्ट को दबा कर देख लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर मेन आईएमपी बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने सारे आईएमपी क्वेश्चंस की ही सीरीज करवाई है। ठीक है, तो अब कुछ नया करने की कोशिश न करें, जो आपको याद है उसको रिवाइज भर करें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग। बेटा, डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, और उस कलेक्ट इंफॉर्मेशन को ही कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डेटा कहते हैं। अच्छा, हैंडल करना मतलब क्या होता है? हैंडल करना मतलब किसी डेटा को मैनेज करना। जैसे अगर कोई फर्म होती है, फर्म मतलब कोई कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है, तो वो अपने एम्प्लॉय का डेटा रखती है, अपने प्रोडक्शन का डेटा रखती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? डेटा हैंडलिंग में आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक चीज़ देखेंगे कि एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो एक तरीके से हम पढ़ेंगे संभावना। ठीक है, संभावना क्या होगा कि भाई क्या हो सकता है, जैसे हम कयास लगाते हैं या हम कुछ चीज करते हैं ना कि अरे यार ऐसा हो जाएगा, अगर मैं वहां होता तो ऐसा कर चुका होता, अगर मैं ये खेल रहा होता तो मैं ये जीत पाता। मतलब इस तरीके से हम संभावनाएं व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या है? संभावना। इसके अंदर सबसे पहले दो तीन चीजें आती है। सबसे पहले आता है आउटकम। क्या आता है बच्चे? आउटकम। आउटकम का मतलब होता है जो हमको रिजल्ट मिलेगा, जो एग्जैक्ट रिजल्ट हमको मिल सकता है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम ये क्या होता है? ये पॉसिबल होता है। ठीक है, पॉसिबल मतलब ये फेवरेबल आउटकम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, एक एग्जांपल से समझो कि मेरे पास एक डाइस है। क्या है? डाइस। और डाइस का मतलब होता है पासा। जो आप सांप सीढ़ी खेलते हो, पासे का उपयोग करते हो। ठीक है, तो उस डाइस पर टोटल नंबर कितने होते हैं? टोटल नंबर कितने होते हैं? तो टोटल 6 होते हैं। कहां से लगाकर? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर कितने हैं? 6 है। इसलिए ये रिजल्ट हो गए हमारे पास। क्या हो गए? रिजल्ट हो गए। और इसीलिए इसको कहते हैं टोटल आउटकम। टोटल आउटकम से हमारा ये मतलब है कि हमारे पास टोटल नंबर कितने अवेलेबल। जैसे अगर मैं एक कॉइन की बात करता हूँ, कॉइन मतलब सिक्का, तो कॉइन में क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो इसके लिए टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं कि एक थैला है या एक बैग है, एक बैग में 3 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, तो इसके अंदर टोटल बॉल कितनी है? तो 3 4 7 5 12। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 हमारे पास टोटल आउटकम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आउटकम मतलब कि जो हमारे पास टोटल रिजल्ट अवेलेबल है उसे कहते हैं टोटल आउटकम। अब फेवरेबल से क्या मतलब है? फेवरेबल से मतलब है कि इस टोटल में से हमें कोई सा एक नंबर चाहिए। जैसे अगर मैंने कहा कि ये डाइस 6 नंबर है, तो अगर मैं डाइस उछालूंगा तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है कि हमें 4 मिल जाए? तो 4 कितनी बार मिल सकता है? एक बार मिल सकता है। तो ये होता है फेवरेबल आउटकम। तो एक बार मिल सकता है। टोटल कितने हैं? 4। तो हम मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो अगर यहां पर आप क्वेश्चन से समझते हैं, फिर करते हैं
आगे के क्वेश्चन देखिए, वेरी शॉर्ट टाइम में पहला, इफ वी थ्रो अ डाई वंस, वंस मतलब एक बार पासा उछालेंगे, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू। अगर मैंने एक बार पासा उछाला तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हमें 2 मिल जाए। तो भैया 2 कितनी बार मिल सकता है, एक ही बार मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। देखो यहाँ भी लिखा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ 2, तो 2 कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, 6, तो 1/6 हमारी करेक्ट प्रोबेबिलिटी हो गई। आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ये पूरी लैंग्वेज लिखना जरूरी है। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन। जो मैंने टिक लगाए हैं वो सब हम आईएमपी करके देखेंगे। देखिए, फ्रॉम ए गिवन चार्ट, हमें एक चार्ट दिया हुआ है, कौन सा, ये सर्कल दिया है जिसमें 50% गर्ल्स हैं और 50% बॉयज हैं। ठीक है, तो अब यहां से ध्यान दो कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी। तो देखो टोटल कितना है, 100% है भैया, टोटल कितना है, 100% है। और 100% में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स 50%। टोटल कितना था, 100%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 1/2, तो 1/2 मतलब आधी गर्ल्स है। ठीक है, हाफ पार्ट ऑफ सर्कल गर्ल्स, और सेम टू सेम इसी तरीके से हाफ पर्सन क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों के। करते हैं इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर मैंने टिक लगाया है, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन व्हाट आर द 6 पॉसिबल आउटकम। मैंने कहा है कि अगर किसी डाइस को एक बार टॉस करेंगे या फेंकेंगे, ठीक है, एक बार थ्रो करेंगे, तो हमको पॉसिबल आउटकम क्या मिलेगा, पॉसिबल आउटकम मिलेगा, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4, 5 और 6। तो टोटल कितने पॉसिबल मिलेंगे, 6 आउटकम। तो यहाँ पर बताया है कि पॉसिबल आउटकम दे फेस अ 6 मार्क। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक, या कभी सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल पॉसिबल आउटकम व्हेन die is thrown are 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑन थ्रोइंग अ डाई, वापिस हम पासा फेंक रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 कितनी बार। अब भाई मुझे एक बात बताओ कि डाइज में तो 7 एक बार भी नहीं आता, मतलब 0 बार आता है। तो 0 अपॉन टोटल कितने, 6, इसका मतलब 0 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ नंबर ऑफ आउटकम 7 का कितने आएगा, 0 टाइम आएगा। टोटल आउटकम कितने, 6 है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0/6 मतलब 0 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 6, 1 से 6 तक के नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भैया, वो पूरी रेंज बता रहा है, 1 से लगाकर 6 तक। तो भाई 1 से लगाकर 6 तक तो पूरे 6 आ सकते हैं, 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, तो 6 भी आ सकते हैं। टोटल कितने, 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1। बात समझ में आ रही। तो यहाँ से इस तरीके से करना है। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी का हो सकता है कि कोई सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए करके जाएंगे। अब व्हेन अ डाई थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेट नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, जो 5 से बड़ा नहीं है। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं डाइस को फेंक रहा हूं और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 5 से छोटा नंबर आए, 5 या 5 से छोटा नंबर आए, तो देखो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। 5 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने हैं, 5, वो सॉरी टोटल पॉसिबल आउटकम 5 है और टोटल आउटकम कितने हैं, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/6। तो यहाँ पर देखो कि नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 मीन टू गेट एनी नंबर फ्रॉम। ठीक है, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/6। ये तो मैंने सेट में करवाया है, तो वहां से आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी बैग का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल। एक बैग में 5 लाल गेंद है प्लस
3 येलो गेंद है, तो टोटल गेंद कितनी हो गई? 8 गेंद हो गई, रेड प्लस येलो। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेट बॉल विदाउट लुकिंग इनटू इट। अब मुझे पता करना है कि अगर मैं इसमें बिना देखे एक गेंद निकालूं तो क्या वो रेड हो सकती है? हाँ हो सकती है। और रेड कितनी है? 5 में से कोई सी भी रेड आ सकती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे? 8। और नंबर ऑफ आउटकम रेड बॉल निकालने के आउटकम कितने हो जाएंगे? 5, क्योंकि कितनी गेंदे हैं? 5 गेंदे हैं रेड की है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/8। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्यों क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जिसके बारे में पूछा यहाँ वो लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखो, अगर मैं एक डाई को फेंकता हूं तो सबसे पहला कि ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है? 4 से बड़े कौन से? 5 और 6 है। इसका मतलब टोटल 2 नंबर आ सकते हैं, कितने में से? 6 में से। इसका मतलब 1/3 क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी। केवल इतना ही पूछा है कि ग्रेटर देन 4 कितने आएंगे, तो 2 आएंगे। और नंबर ग्रेटर देन 4, लेस देन 4, नॉट ग्रेटर देन 4। नॉट ग्रेटर देन का मतलब होता है लेस होना, नॉट ग्रेटर का मतलब होता है लेस देन होना। तो कितने हैं? 1 2 3 और 4। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन 5 तो मैंने सेट में करवाया है, तो वो आप वहां से देख लेंगे। ठीक, अब बारी आती है बेटा सेंट्रल एंगल की। ये कंसेप्ट समझेंगे। चलिए बच्चों, हम कंसेप्ट समझते हैं कि एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है। सबसे पहले एक बात बताओ कि भैया देखिए, ये सर्कल है मेरे पास। ठीक है, सर्कल है तो सर्कल का कोई सेंटर भी होगा। ठीक है, मान लो ये ओ सेंटर है। अब मैंने क्या किया कि इस सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट ए ले लिया। ठीक है, पर जब ये ए पूरा यहां से घूमकर वापस अपनी जगह पे आएगा, इसका मतलब ये कितना एंगल कवर करेगा? ये एंगल कवर करेगा 360 डिग्री। ठीक है, तो टोटल एंगल हमेशा कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। और टोटल एंगल का मतलब होता है कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को ही कहते हैं टोटल एंगल। मतलब एक बार पूरा घूम के आ जाए। अब मैं क्या करता हूं कि टोटल एंगल को अलग अलग टुकड़े में बांट देता हूं। कैसे बांट दिया भाई? क्योंकि ये सेंटर है भैया, ये क्या है? सेंटर है, इसलिए सेंटर का टोटल एंगल कितना होगा? 360। अब मैंने क्या किया कि इसको अलग अलग टुकड़े में बांट दिया। ठीक है, ये टुकड़े में बांट दिए, तो ये एंगल कितना हो गया? 120 हो गया। ये कितना हो गया? ये 90 हो गया। ठीक है, 120 और 90 कितना हो गया? 210। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 150। ठीक है, ये कितना हो गया? 150। जब इन तीनों को जोड़ूंगा, 120 प्लस 150 प्लस 90, तो ये पूरा किसके बराबर आ जाएगा? 360 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है सेंट्रल एंगल। ठीक है, सेंट्रल एंगल, और ये होता है टोटल एंगल। तो जब भी हम एंगल से फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे भैया? हमको कोई सा भी सेंट्रल एंगल देगा डिवाइडेड बाय टोटल एंगल, और नंबर ऑफ आइटम या स्टूडेंट हो सकता है, आइटम हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, सैलरी हो सकता है, कुछ भी होगा। तो यहां से हमारा निकल जाएगा क्या? फ्रैक्शन या टोटल नंबर। ठीक, मेरे हिसाब से आप ये बात समझ गए। अब इससे बेटर आप कोई क्वेश्चन में ले चलता हूं जहां पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 6 समझते हैं। क्वेश्चन 6 का डायग्राम देखिए, यहाँ पर हमें एक पाई चार्ट के फॉर्म में दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मतलब हमारे पास टोटल स्टूडेंट है 672 स्टूडेंट। ये 672 स्टूडेंट अलग अलग क्या कर रहे हैं कि ट्रेवलिंग करते हैं। ठीक है, कोई बस से चलता है स्टूडेंट, मतलब हो सकता है स्कूल जाने के लिए
घर से स्कूल जाने के लिए कोई बस का इस्तेमाल करता है, कोई पैदल जाता है, कोई साइकिल से जाता है और कोई कार से जाता है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं बच्चों? टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 672, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 672। आप ध्यान से सुनना, 80, 120, 70 और 19 ये क्या है? सेंट्रल एंगल है। ये क्या है? सेंट्रल एंगल। तो यहाँ क्या होगा? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसके जरिए जाते हैं? क्या वो साइकिल के जरिए जाते हैं? क्या वो वॉकिंग करते हुए जाते हैं, मतलब पैदल जाते हैं? क्या वो बस से जाते हैं? क्या वो कार से जाते हैं? ठीक है, बात समझ में आ रही? उसके बाद में यहाँ आ जाएगा टोटल। बात समझ में आई? अब सुनना बच्चों, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर देखो सेंट्रल एंगल, मतलब कि साइकिल से कितने डिग्री बच्चे जाते हैं? साइकिल से जाते हैं 90 डिग्री बच्चे जाते हैं, मतलब कि उसका सेंट्रल एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, वॉकिंग करते हुए कितने जाते हैं? 80 डिग्री। ठीक है, बस से कितने जाते हैं? 120 डिग्री। कार से कितने जाते हैं? 70 डिग्री। पर जब मैंने आपको बेसिक अभी बताया था, तो बेसिक में देखो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर टोटल एंगल और जो हमें एंगल सेंट्रल दिया है उसमें और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसका हम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या निकालेंगे? करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि साइकिल से तो 90 डिग्री बच्चे जाते हैं, पर टोटल कितने बच्चे जाते हैं उनका आंकड़ा निकालना है। तो देखो सेंट्रल एंगल तो होता है 360, मतलब देखो अगर यहां से पूरी की बात करूंगा तो ये 360। याद रखना कि ये 720 डिग्री बच्चे कितने हैं? 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरे पाई चार्ट में 672 बच्चे हैं, तो इसका मतलब 360 डिग्री बच्चे हैं पूरे। तो 360 डिग्री में से 90 डिग्री तो साइकिल से जाते हैं और टोटल बच्चे कितने हैं? 672। इसका मतलब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये 4 आ जाएगा, ये 4 1 जा 4 और 4 6 जा 6 चौका 24 और 8 जा 32, तो 168। मतलब टोटल 672 बच्चों में से 672 बच्चों में से 168 किससे जाते हैं? साइकिल से जाते हैं। उसी तरीके से टोटल कितने हैं? 360 में से 80 डिग्री बच्चे पैदल पैदल जाते हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 672। यहाँ पर भी काट दो, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ठीक है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 149 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 150 बच्चे, 150 बच्चे पैदल पैदल जाते हैं। ठीक है, फिर 120 डिवाइडेड बाय 360, तो ये कितने हो जाएंगे? 672 इज इक्वल टू 12-36, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, मतलब 224 बच्चे बस से जाते हैं और 70 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 675, ठीक, 130.7, मतलब आगे एक इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 130 बच्चे कहाँ जाते हैं? बाय कार जाते हैं। तो टोटल जब इनका करेंगे तो कितना आ जाएगा? 672। ठीक है बच्चों, तो ये हमने टेबल बना ली। अब हमसे जो टेबल में पूछेगा हम उसका आंसर दे देंगे। तो देखो पहले क्या बोला? हाउ मेनी स्टूडेंट गो टू स्कूल बाय बाईसाइकिल। तो साइकिल से कितने बच्चे जा रहे हैं स्कूल? तो बच्चे साइकिल से स्कूल जा रहे हैं 168। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? 168 स्टूडेंट जा रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट गो टू स्कूल बाय बस। तो बस से कितने जा रहे हैं? तो बस से जा रहे हैं 224। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले आप ये टेबल बनाएंगे और उसी के आधार पर मैंने सिखा दिया कि किस तरीके से टेबल बनाएंगे। याद रखना कोई सा भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल, ठीक है, और मल्टीप्लाई जो भी नंबर टोटल नंबर दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल आएंगे, कुछ भी निकल आएगा। ठीक है,
करते हैं इसी के जैसे अगले क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए बच्चों, अब अगला कंसेप्ट समझते हैं। कभी कभी आपको टोटल स्टूडेंट दे देगा और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे देगा और आपको सेंट्रल एंगल निकालना है। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे कि भैया टोटल 90 स्टूडेंट है और 90 स्टूडेंट में से 40 स्टूडेंट कुछ करते हैं, तो इसका एंगल निकालना है। तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई 360 डिग्री करना है बस। अगर सेंट्रल एंगल निकालना हो तो हमेशा फ्रैक्शन में यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 360 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, सेंट्रल एंगल। और फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू 360 बराबर सेंट्रल एंगल आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, तो 160 डिग्री एंगल आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो 6 और 9 है ये जरूर करके जाएं। अब क्वेश्चन समझते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल, एक हॉस्टल में नंबर ऑफ स्टूडेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सी, जरा नीचे दिया गया है। हिंदी कितने बच्चे पढ़ते हैं, 40 बच्चे। इंग्लिश 25 बच्चे पढ़ते हैं। मराठी 15 बच्चे पढ़ते हैं और तमिल 10 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब बोलते हैं। तो टोटल उस हॉस्टल में कितने बच्चे हैं, 90 बच्चे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको पाई चार्ट में बताना है। किसमें बताना है बेटा, पाई चार्ट में बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमको यह लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ऐसा लिखेंगे कि टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 90 बच्चे टोटल है। अब यहां लिखेंगे लैंग्वेज, आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। लैंग्वेज मतलब कौन सी भाषा पढ़ते हैं, तो मान लो पहला हिंदी बोल रहा है, दूसरा इंग्लिश बोल रहा है, तीसरा मराठी बोल रहा है, मराठी बोल रहा है। ठीक है, चौथा तमिल बोल रहा है। ठीक है, अब लिखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, हिंदी कितने बच्चे बोल रहे हैं, 40 बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश कितने बच्चे बोल रहे हैं, 25 बच्चे बोल रहे हैं। मराठी 15 बच्चे बोल रहे हैं और तमिल 10 बच्चे बोल रहे हैं। अब इसका निकालना है बेटा फ्रैक्शन। क्या निकालना है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा भाई, टोटल कितने थे, 90 बच्चे थे, 90 में से 40 क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से फ्रैक्शन निकल गया, कितना निकला, 4/9। टोटल कितने बच्चे थे, 90, इसमें से 25 बच्चे क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 8 जा 14, मतलब 5/18 एक फ्रैक्शन आ गया। टोटल कितने बच्चे हैं, 19, 15 बोल रहे हैं मराठी, मतलब 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, मतलब 3/18। अब अगला क्या है, 90 बच्चों में से 10 बच्चे तमिल बोल रहे हैं, इसका मतलब 1/9। अब निकालना है इसका सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या कि फ्रैक्शन में 360 का मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन में 360 का मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन में 360 का मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन में 360 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से निकल आएगा। जब हम इसको कट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कट करेंगे, तो यहां से तो 9 चौक 36, मतलब 160 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 18 दूनी 36, मतलब 100 डिग्री आ जाएगा। 18 2 जा ये आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और 9 चौक 36, मतलब ये 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमने बनाना है पाई चार्ट। पाई चार्ट किसको कहते हैं भाई, सर्कल में इन सबको हमको रिप्रेजेंट करना है।
अब मुझे एक बात बताओ, अंदाजन आपको तो किससे बनाना है, स्केल से ही बनाना। कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो एक इस तरीके से लाइन खींच लेना, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल। अब सबसे पहले देखो 160 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आपने क्या करना है बच्चे, प्रोटेक्टर रखना है, यहाँ पर प्रोटेक्टर रखना है, ठीक है, और लगभग 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 160 डिग्री का इस तरीके से बन जाएगा आपके पास, ठीक है। मैं थोड़ा अंदाजन बता रहा हूं, पर यहाँ से देखो, सबसे पहले ये परपेंडिकुलर यहाँ से रखोगे और 160 डिग्री का हिंदी में बन जाएगा, 40 डिग्री तमिल, ठीक है, मराठी 60 डिग्री और 100 इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पाई चार्ट बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको करना है। थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो यहाँ पर भी हमें उसी तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पर तो केवल हमें क्वेश्चन पूछ रहा है और ये मैंने आपको सेट में करवा दिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप इस तरीके से क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। और इसी के साथ अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर कंप्लीट हो गया। देखो एक यहाँ पर एक 5th वाला और देख लो बेटा, क्योंकि परसेंटेज वाला है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें परसेंटेज में दिया है, तो जब परसेंटेज हटता है तो अपॉन में 100 लगता है, तो फ्रैक्शन बनेगा 1/2, और 1/2 का हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 25%, तो 1/4, तो 1/4 को मल्टीप्लाई करा 160 से 90, और इस तरीके से हम इसका भी पाई चार्ट बना देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में या 9th के कोर्स में। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और अच्छे से करिएगा पेपर, घबराइएगा नहीं। और आज के दिन जो भी आपको करना है रिवाइज करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए, और रिजल्ट के टाइम बताइएगा जरूर। जब तक के लिए जय हिंद।